सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आगाज में बात करेंगे पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्किल जंग में अंदरूनी और बैरूनी महाज पर अहम कामयाबियां समेट रहा है। कलअदम BLA और मजीद ब्रिगेड को अमरीका की जानिब से दहशतगर्द करार देना इसका वाज़ेह सबूत है। दूसरी तरफ ज़िला जोब में सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर कार्रवाइयों में फितनातुल हिंदुस्तान के मजीद 3 दहशतगर्द मारे गए हैं, जिसके बाद 4 रोज़ा ऑपरेशन में मारे गए दहशतगर्दों की तादाद 50 हो गई है। सिफारती महाज पर भी पाकिस्तान की पेशकदमी और भारत की तन्हाई जारी है। फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान और ट्रंप इंतजामिया के दरमियान बढ़ते सिफारती रवाबित ने 2 तरफा ताल्लुकात में बेहतरी पैदा की है, जिस पर भारत ने तशवीश का इजहार किया है। रैटल कर रहा है भारत इस पर। ऐसे में सवाल ये कि पाकिस्तान अमरीका से बेहतर ताल्लुकात को फितनातुल हिंदुस्तान की सरकूबी और भारतीय जारहियत के खिलाफ कैसे इस्तेमाल कर सकता है, और इनको हमारे तज्जियाकार किस तरह से देख रहे हैं, इसी हवाले से बात करने के लिए सीनियर डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उनके साथ साथ सीनियर एनालिस्ट ज़ाहिर शाह शराजी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों को वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। हारिस साहब, ये एक तो अमेरिका की जानिब से BLA और साथ ही साथ मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द फॉरेन टेररिस्ट करार देना, ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है। और जो हम देख रहे हैं कि इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट हैं, उनके खिलाफ पाकिस्तान की भरपूर कार्रवाइयाँ इस वक्त जारी है। मुकम्मल खात्मा आप किस तरह से देख रहे हैं और कब तक मुमकिन होगा? हमने देखेंगे एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की सफारती के अलावा जो एक मिलिट्री डिप्लोमेसी है ना, वो बहुत कामयाब हुई है। और ये सारी मरूनी मिन्नत है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जो चीफ आर्मी स्टाफ हैं। जिस तरीके से उन्होंने मार्के हक में पूरी कौम को जगजा किया, एक प्रोफेशनल अमली बनाई और फिर दुश्मन को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया, उससे पाकिस्तान का स्टेचर दुनिया में बहुत ऊंचा जाना। देव रियलाइज कि पाकिस्तान एक बहुत मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल न्यूट्रल मुल्क है और हमारी फ़ौज बहुत लड़ाका और बहुत ही प्रोफेशनल है। और इंडिया का पता चला कि बड़ा इमेच्योर है, जो एक छोटी सी बात के ऊपर एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके बहाना बना के एक न्यूक्लियर मुल्क पर अटैक करता है, जिससे अमेरिका ने रियलाइज़ किया कि अब मेरे ख्याल में पाकिस्तान शुड बी द रीजन स्टेबलाइजर। इस रीजन में इंडिया को उन्होंने आइसोलेट कर दिया, उस पर टैक्स भी ज़्यादा लगा दिए, झूठ भी बोल रहे हैं इंडिया। ट्रंप इस पर भी नाराज़ हैं, बार बार झूठ जो जहाज़ गिरे, ट्रंप ने ये भी कहा 5-6 जहाज़ भी गिरेंगे, ये भी नहीं मानता। आप जब फील्ड मार्शल हमारे आसिम मुनीर दोबारा अमेरिका गए हुए हैं, हो रहे थे टाइम वो अटेंड किया, फिर कूपर ने कमांड टेक ओवर की है, वो बड़ा अच्छे तरीके से हुआ है। और उसके बाद अब आपके सामने वो जिस तरीके से ये वहाँ पर उन्होंने अपना उनको सबको एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरीके से इसको हमने इन्होंने एक्सप्लेन किया। चीफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने उनको अपने नुक्ता नज़र बताया कि पाकिस्तान ने कितना सफ़र किया है, इंडिया इन प्रॉक्सीज को, फितल हिंदुस्तान को, फारिश को, BLA मजीद ब्रिगेड को कैसे इस्तेमाल करा पाकिस्तान के खिलाफ। वी आर ए विक्टिम ऑफ टेररिज्म। हमने 1 लाख सिविलियन फौजी शहीद हुए, हमारे 200 अरब रुपये के करीब $200 बिलियन का हमारा इकनॉमिक लॉस हुआ है। वो अब पाकिस्तान की चीफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल ने की बात को समझना शुरू कर दिया। इसकी वजह से उन्होंने उनके होते हुए ये उनको रिवॉर्ड दिया कि हमने आपकी बात समझी है, कि उन्होंने इनको डिक्लेयर कर दिया है BLA को और मजीद ब्रिगेड को कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। एक बड़ी इनकी ख़ास वजूहात है। इसका मतलब ये है कि अभी इनको फाइनेंशियल सपोर्ट कोई नहीं मिलेगी। इनको टेररिस्ट डिक्लेयर करने का मकसद ये कि अब इंडियंस ना अजीत डोवाल ना नरेंद्र मोदी जो खुल्लम खुला कहते थे हम उनको सपोर्ट करते हैं, अब अगर सपोर्ट करेंगे तो ये भी टेरर लिस्ट में आ जाएंगे, इनके ऊपर भी शख्सी पाबंदियाँ लग जाएंगी, ये भी टेरर डिक्लेयर हो जाएंगे। अब इनको 100 दफ़ा सोचना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में लेकिन वो सोच फिर भी नहीं रहे। अभी भी जो आर्मी चीफ का स्टेटमेंट है, जिस तरह से उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, इंडियन मीडिया जो फाउल प्ले कर रहा है इस पर, आज हम देख रहे हैं कि वजारत हमारे फॉरेन ऑफिस से भी इसको कंडेम किया गया है। और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि एक तरफ वो इंडिया इस पर खेल भी रहा है, फाउल प्ले भी कर रहा है, लेकिन दूसरी जानिब आज ही ये इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट जो हम देख रहे हैं यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन या आउटफिट्स काम कर रही हैं,
उनको फॉरेन टेररिस्ट करार देना अमेरिका की जानिब से, ये फिर एक और स्लैप है। ये बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है, ये बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की। आप देखें ना, जोब में 50 टेररिस्ट को, ये फितना ख्वारिश को, हिंदुस्तान को, इनको वहाँ मारा गया है। इससे पता चलता है कि हमारी मुसल्लह अफवाज कितनी अब सक्सेसफुल ऑपरेशन कर रहे हैं। इनकी कमर तोड़ के रख दी है। और इसके साथ अब जब इनको ना ट्रेनिंग मिलेगी, ना फंडिंग मिलेगी, ना इनको फुल सपोर्ट होगी, तो मेरे ख्याल में इससे इनकी खुद ब खुद जो डाउन होगी। बल्कि मुझे तो बहुत उम्मीद है कि अगर हम प्रॉपर तरीके से अब अपने वहाँ लोगों को अप्रोच करें, पॉलिटिकल पार्टी, नेशनल पार्टी से बात करें, तो यही जो 1-2% है जो बरोज नाराज हमारे ग्रुप थे, जिनको इंडिया ने खरीदा हुआ था, ये अब पढ़ना तो उतना शुरू होंगे, ये वापस मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे। और हमें इनके लिए इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस कर देना चाहिए कि अगर ये आएंगे और हथियार डालते हैं, पाकिस्तान के आइन कानून को मानते हैं, तो हम इनके लिए, हम अगर ये इनके पास ज़मीन है, जिम्मेदारी है, हम इनको सोलर पैनल दे देंगे। अगर ये मेन मवेशी रखते हैं, हम इनको वो दे देंगे ताकि इकोनॉमिक पैकेज दें इनको। तो इससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा और हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। बलोचिस्तान अमन होगा तो इसका मतलब ये है कि हमारा सीपैक मनसूबा कामयाब होगा, गवादर बेट ऑपरेशनाइज हो जाएगा और हमें इकोनॉमिक तरक्की करने की बहुत ज़्यादा अच्छी राह है। बिल्कुल ठीक। शाह साहब, वैसे तो हम यहाँ पर देख रहे हैं पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से तेज़ और कामयाब कार्रवाइयाँ जारी हैं। इसी का नतीजा है कि 50 ख्वारिजियों की तादाद हो चुकी है हलाक होने वालों की 4 रोज़ा ऑपरेशन में, योब में। और साथ ही साथ अब हम जब अमेरिका के साथ बढ़ती हुई अपनी इंगेजमेंट्स देख रहे हैं और इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी डायलॉग जारी है, निगोसिएशन जारी हैं, तो ऑब्वियसली अमेरिका या चाइना, जिनके हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में जो इंटरेस्ट है इकनॉमिकली, वो अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव करने के लिए इंश्योर करेंगे यहाँ पर मामला। तो किस हद तक इन कार्रवाइयों में हमें सपोर्ट, जो बैरूनी सपोर्ट है, वो कामयाबी दे सकती है? आपने देखें, जैसे मैं ब्रिगेडियर साहब की बात को आगे लेके चलूँगा, पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, ख़ास तौर पर BLA मजीद ब्रिगेड के एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करने में और यूनाइटेड स्टेट्स की जानिब से। तो इसमें एक बहुत बड़ा मैसेज है, वो ये है कि पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बड़ी हद तक जो है वो इंडियन नैरेटिव को काउंटर किया है। क्योंकि अगर हम देखें तो BLA, BRA, ISK, TTP, ये तमाम अब कलदम तंजीमें हैं, दहशतगर्द तंजीमें हैं। तो जो आउटराइट सपोर्ट होती थी इंडियन प्रॉक्सीज की जानिब से, इंडियन गवर्नमेंट बल्कि इंडियन पार्लियामेंटेरियन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस वो सपोर्ट करते रहे बलोच लिबरेशन और आज़ादी के नाम पे इन दहशतगर्द तंजीमों को। तो एक तो डिप्लोमेटिकली शायद एक बहुत बड़ा जो है वो फेलियर है इंडियन फॉरेन पॉलिसी का, जो कि हमेशा इनके साथ रहे। और ये पाकिस्तान के लिए बड़ा क्लियर मैसेज है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी, क्योंकि अब देखें एक लोन सुपर पावर है, चाइना पहले ही पाकिस्तान के साथ एक पेज पे इस मामले के ऊपर, चाहे वो BLA का है, BRA का है, क्योंकि ये तमाम ऑर्गेनाइजेशन इनडायरेक्टली पाकिस्तानी और चाइनीज इंटरेस्ट को हिट कर रही हैं। अब जो बड़ी कामयाबी हुई है कि अमेरिका भी उसी पेज पे आ गया है कि वाकई ये दहशतगर्द तंजीमें हैं बलूचिस्तान की तरक्की के लिए, बलूचिस्तान में किसी भी मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए, CPEC के प्रोजेक्ट के लिए, फॉरेन डेवलपमेंट जो आप हमारे पास आ रही है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, उसके लिए इन दहशतगर्द तंजीमों का खात्मा जो है जरूरी है। आगे पाकिस्तान के लिए बड़ा, आपने जैसे बात की बलूचिस्तान के बॉर्डर के ऊपर जो कार्रवाई हुई है, इंडियन स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज, चाहे वो बलूचिस्तान के अंदर हैं, चाहे वो बाजोड़ में हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के जो न्यूली बर्ज डिस्ट्रिक्ट हैं उनके अंदर, ये ओपन सीक्रेट है कि यहाँ पे फितना अल खवारिज और फितना हिंदुस्तान जो है इंडियन प्रॉक्सीज के तौर पे काम कर रही है। तो ये एक बहुत बड़ा धचका उनको यहाँ भी होगा। बाजोड़ में एक्टिव ऑपरेशन तकरीबन शुरू हो चुका है, मामून दौरेन एरियाज के अंदर, खैबर एजेंसी के अंदर भी बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया गया है। तो हम ये समझते हैं कि मेरे ख्याल में जो अभी तक जो लैग कर रहे थे कि इंटरनेशनल सपोर्ट भी अब आएगी इन दहशतगर्दों की खात्मे के लिए, और पाकिस्तान इफेक्टिवली इनको काउंटर कर सकता है। एक इंटरनेशनली जो एक सिंपैथी का फैक्टर क्रिएट किया जा रहा था कि शायद बलूचिस्तान के अंदर एट्रॉसिटीज हो रही हैं, बलूचों के खिलाफ जुल्म हो रहा है, वो एक तासुर भी खत्म होगा जब से ये तंजीमें जो है वो दहशतगर्द करार दी गई हैं। अब आखिरी जो चीज़ है वो ये है कि इन दहशतगर्द तंजीमों के जो पैट्रनाइजर है, जो कि अमेरिका, बरतानिया, कनाडा और दूसरे ममालिक के अंदर बैठे हुए हैं और वहाँ पे एक विक्टिम कार्ड को प्ले करते रहे, बलूचिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए, उनके लिए भी एक बड़ा मैसेज होगा। क्योंकि अब ये लोग इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के सरबराहान के तौर पे वहाँ पे मौजूद हैं, तो वो उनका नैरेटिव और प्रोपेगेंडा काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को अब डिप्लोमेटिकली इन तमाम ममालिक को अप्रोच करना चाहिए कि इन लोगों को डिपोर्ट किया जाए, इनकी मूवमेंट को स्टॉप किया जाए और इनकी कैंपेन्स जो है वो वहाँ पे रोकी जाए। तो देखिए ओवरऑल मैं ये समझता हूँ कि डिप्लोमेटिकली और मिलिट्री वाइज पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी कामयाबी
खास तौर पर बलूचिस्तान और बर्ज डिस्ट्रिक्ट के अंदर हासिल होगी। एक तो इंडियन नैरेटिव को काउंटर किया गया, एक्टिव ऑपरेशन इन मिलिटेंट्स के खिलाफ जारी है, और इंटरनेशनल सपोर्ट वो तमाम ब्लॉक से हासिल हो गई है। रशिया, चाइना, तुर्की वो पहले ही से सपोर्ट कर रहे थे। अब अगर अमेरिका और उसके इत्तेहादी भी सपोर्ट करेंगे तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी जो है वो फ्यूचर में बड़ी कामयाबियां जो है वो आगे मौजूद हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा एक और फ्रंट पर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान को, जो कि कानूनी महाज है, भारत को पाकिस्तान ने धूल चटा दी है। दी हेग में आलमी सालिसी अदालत ने यानी दी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने पाकिस्तान के हक में फैसला सुना दिया है। 8 अगस्त को सुनाए गए फैसले में कोर्ट ने भारत को हुक्म दिया है कि वो सिंध तास मुआहदे के मुताबिक मगरबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान के लिए बिला रोक टोक छोड़े। फैसले के मुताबिक भारत महदूद और सख्त शराइत के ताबे इन दरियाओं पर सिर्फ पन बिजली मंसूबे बना सकता है, जिसका डिज़ाइन और ऑपरेशन मुआहदे के मुताबिक होंगे। अदालत ने यह करार दिया है कि ये फैसला हतमी और फरीकैन पर लाजिम है। भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद हम देख रहे थे कि सिंध वाटर ट्रीटी एकतरफा तौर पर यानी यूनिलैटरली इसको सस्पेंड कर दिया था और अदालती कार्रवाई का भी बॉयकॉट किया था। क्या अब इस पर अमल दरामद होगा भारत की जानिब से? किस तरह से मामला आगे बढ़ेंगे? भारत साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि जब ये कोर्ट प्रोसीडिंग का हिस्सा ही नहीं बना, उसको बॉयकॉट कर दिया, तो इम्प्लीमेंटेशन अब वो कह रहे हैं ये हतमी और लाजिम है जो हुक्म आया सामने। तो आप किस तरह से देख रहे हैं? इंडिया के पास भागने का कोई ऑप्शन नहीं बचता। देखें, पाकिस्तान के दामना पाकिस्तान पर तो ऑप्शन है ना कि ICJ का बड़ा क्लियर सीन आ गया। इसका मतलब है कि वी कैन इंश्योर कि इंडिया इसको ऑनर करे, और अगर ऑनर नहीं करता तो हमारे पास और बहुत ऑप्शन है। सेकंड ये कि इंडिया इज ऑन अ वीकर ग्राउंड नाउ, क्योंकि वर्ल्ड बैंक इसका गारंटर है, और अगर ये इंडिया इस तरह नहीं करता तो वर्ल्ड बैंक साथ जो अभी डिसीजन है, एक का डिसीजन है, इसका मतलब ये है कि इंडिया इज बाउंड टू इम्प्लीमेंट इट। ये सिर्फ हीले बहाने कर रहा है, ये अपनी आवाम को गुमराह करने की कोशिश करता है, उनकी अटेंशन डाइवर्ट करना चाहता है। अदरवाइज ना इसने पानी रोका, ना ये पानी रोक सकता है, ना पानी रोकने की इसकी जरूरत है। अब इसको पता चल गया कि पाकिस्तान की क्या मिलिट्री कैपेबिलिटी है, और चीफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम ने व्हाट ऑल ही कैन डू, उन्होंने पहले तो बताया हुआ है कि पानी रोकेंगे तो इट विल बी एक्ट ऑफ वॉर, और एक्ट ऑफ वॉर में वी विल यूज ऑल अवेलेबल मीन जो हमारे पास हैं वो पानी खोलने के लिए। इट टेक्स फ्यू मिसाइल्स टू डिस्ट्रॉय इनके डैम्स को। तो मेरे ख्याल में इनमें इतनी अकल होनी चाहिए, अकल तो खैर नहीं है इनमें, क्योंकि जिस तरह इनके झूठ बोला जा रहा है, अभी चीफ ऑफ स्टाफ ने झूठ बोला कि पाकिस्तान 6 जहाज गिरा दिए, ना कोई प्रूफ दिया, ना कोई मेक एंड टाइप बताया, ना बताया कहाँ गिरे, कौन सी डेब्रीज हैं, किसी सैटेलाइट इमेज का जिक्र नहीं किया, किसी दुनिया के अखबार जर्नलिस्ट को, किसी मीडिया को रिपोर्ट नहीं किया, क्या कि जिंदगी में भाग के चले गए। मेरे ख्याल में इससे ये पता चलता है कि इनके सिस्टम ऑफ वर्किंग में पैरालिसिस है, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा, जितनी बेइज्जती हो चुकी है। नरेंद्र मोदी इज आर रियली शेम फॉर द एंटायर इंडियन पीपल ऑफ इंडिया के लिए। बिल्कुल, इसलिए मैं ये बात करता हूँ कि इस वक्त इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बस सिर्फ एक है कि टिवाएं नेगोशिएशन करें, कश्मीर लाइन ऑफ कंट्रोल, सीज फायर, जो बात करनी है टेबल पे बैठ के करें। अदरवाइज इस वक्त ये आइसोलेट हो गए हैं, पाकिस्तान की बात सुनी जा रही है, फील्ड मार्शल को हर जगह बुलाया जा रहा है, इनको कोई मुंह भी नहीं लगा। बिल्कुल, लेकिन अगर सैनिटी वहाँ पे प्रिवेल करती तो अब तक मामला इस नहज पर पहुँचते ना, और निगोसिएशन से जो मामला थे उसको हल किया जाता। थैंक यू सो मच हारिस साहब। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद शाह साहब का तज्जिया लेंगे इस पर। वेलकम बैक। ज़ाहिर शाह शराजी साहब का टेक लेते हैं, जो अभी हम देख रहे हैं दी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन से जो फैसला पाकिस्तान के हक में आया है, यहाँ पर भी एक कामयाबी मिली है। शाह साहब, एक तो इस फैसले के बाद अब आप क्या समझते हैं कि किस हद तक बाउंड हो गया इंडिया? लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि मोदी सरकार एक बदमस्त हाथी की तरह हमेशा से एक्ट करती है, ये उनका जो बिहेवियर रहा है थ्रू आउट, क्योंकि जो डिप्लोमेटिकली उनको जिस तरह से उनके नैरेटिव को मुस्तरद किया गया है वो पजीराई नहीं मिली, बल्कि नाकामी का सामना करना पड़ा, सुक्की का सामना करना पड़ा। उसके बावजूद कभी कोई बयान, कभी कोई मामलात बढ़ाना, यहाँ तक के मामलात बढ़ा देना कि अब हम देख रहे हैं कि चाइना की जानिब अब जाने की ज़रूरत पड़ रही है, अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात ख़राब कर दिए। तो आप समझते हैं कि जो पानी वाली आबी जारहियत है, ये वाकई जैसे हारिस साहब भी कह रहे थे कर नहीं सकते, ये सिर्फ गिदड़ भपकियों के हद तक है मामला? देखिए, मेरे ख्याल में
इसके ऊपर पहलगाम के बाद उन्होंने एक नैरेटिव बिल्ड किया कि वो सिंताज मंसूबे को रिवोक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो एक बड़ी बचगाना किस्म की सोच थी, वन साइडेड वो हो नहीं सकता था। तो आपने देखा कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट है जो है वो क्लियर कट डिसीजन दे दिया। तो ये एक बहुत बड़ी फिर शिकस्त है हिंदुस्तान की। पहलगाम के बाद जिस तरीके से एक जंग मुसलत करने की कोशिश की गई थी उसमें भी उनको शिकस्त हुई, डिप्लोमेटिकली भी हार गए, मिलिटरीली भी हार गए। और आप इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो अगर ये एट्रॉसिटी वो पाकिस्तान के खिलाफ करता है बीइंग एन अपर रिपेरियन, तो चाइना मेरे ख्याल में तैयार बैठा हुआ है और उसके तकरीबन तमाम दरिया जो है वो चाइनीज टेरिटरी से एंटर करते हैं। तो उस सूरत में इसके बाद क्या ऑप्शन होगी? अब तो मेरे ख्याल में उसके ऊपर बाइंडिंग भी है कि वो मानेगा, और अगर नहीं भी मानता तो हमारे पास मुख्तलिफ इंटरनेशनल प्रेशर है जो यूटिलाइज किए जा सकते हैं। दूसरा देखिए, वर्ल्ड बैंक के गारंटर ऑलरेडी क्लियर कर चुका है कि इंडिया जो है वन साइडेड कर नहीं सकता। तो बेशक वो अपनी एक वो कह सकते हैं कि हेजेमनी साबित करने के लिए प्रेशर डाला गया पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान की लाइन बड़ी क्लियर है कि अगर पाकिस्तान के दरियाओं का पानी बंद किया जाएगा तो वो एक रेड लाइन है और उसको जंग तस्वर किया जाएगा। और जंग भी करके हमने देख ली, हमने जंग में भी शिकस्त दे दी। मैं ये समझता हूँ कि मोदी सरकार अपनी अनरियलिस्टिक पॉलिसीज की वजह से बिल्कुल एलिनेट हो गया है। वो हमेशा पाकिस्तान को एज अ टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर कराने में, उसको एज अ टेररिस्ट फेस प्रेजेंट करने में हमेशा सब अव्वल में रहा है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक का फोरम था, चाहे FATF का फोरम था, चाहे IMF का फोरम था। तो अब देखिए, पाकिस्तान की एक लिहाज से जो अहमियत है वो तमाम दुनिया के सामने है। वो एक नॉन पावर के तौर पर, न सिर्फ जोग्राफिकल पावर बल्कि डिप्लोमेटिकली हम देखा है कि एक बड़ी ताकतवर फोर्स के तौर पे उभरा है। आज अमेरिका, चाइना, रशिया सब पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं। रीजन क्या है? रीजन बड़ा वाज़ेह है कि आज तक जो समझा जा रहा था कि पाकिस्तान शायद बड़ा कमजोर मुल्क है, इकोनॉमिकली कमजोर है, IMF के कर्जे तले दबा हुआ है, हिंदुस्तान एक पावरफुल मुल्क है और वो यहाँ पे मैटर करता है। जो इंडियन सुप्रीमेसी का एक ख्वाब था वो मेरे ख्याल में इंटरनेशनल पावर्स को रियलाइज हो गया है, और यही वजह है कि बहुत सारे फैसले पाकिस्तान के हक में आने शुरू हुए हैं। क्योंकि देखें, पहले अगर हम देखते थे कश्मीर की बात की जाती थी तो हमें डिनाई किया जाता था, हम अगर इंडियन एट्रोसिटीज की बात करते थे सुना नहीं जाता था। अगर हम बात करते थे फितनल हिंदुस्तान है या फितनल खवारिज को इंडिया सपोर्ट कर रहा है, वो नहीं सुना जाता था। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि आज अमेरिका ने जो डिक्लेयर किया, इससे पहले हमने बात की, इस तरह यूनाइटेड नेशंस जिस तरीके से पाकिस्तान की सपोर्ट में, तो एक बड़ा वाज़ेह मैसेज है कि हिंदुस्तान का वो इन्फ्लुएंस जो कि कभी वो अपनी डिप्लोमेसी और कभी अपने प्रोपेगेंडा टूल्स को इस्तेमाल करते हुए, प्रॉक्सीज को इस्तेमाल करते हुए अब्रॉड वो जो उसकी फर्म्स थी उनको इस्तेमाल करते हुए वो अब काउंटर होना शुरू हुआ है। पाकिस्तान ऑब्वियसली एक ताकतवर स्टेट के तौर पे उभरा है, और मेरे ख्याल में ये बड़ा क्लियर मैसेज है वर्ल्ड पावर्स के लिए भी कि चाहे वो आबी जारियत हो या फौजी जारियत हो, पाकिस्तान जवाब देने का जो है वो ताकत भी रखता है, उसने जवाब दिया भी है। और अब आप देख लें, अगर कानूनी तौर पर भी पाकिस्तान की सपोर्ट मिल गई है तो मेरे ख्याल में ताकत का इस्तेमाल पाकिस्तान के लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि डैम्स ये बनाते रहेंगे, उन चीज़ों को, इलीगल चीज़ों को न्यूट्रलाइज करना पाकिस्तान के लिए मुश्किल काम नहीं होगा। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच शाह साहब, आपने बड़े अहम मामलात पर और अहम पॉइंट्स रेज किए। इस हवाले से आपका शुक्रिया अदा करेंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करते हैं बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से। वज़ीर आज़म ने गैलेप बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार किया, जिसमें बताया गया है कि मौजूदा हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों पर एतमाद में नुमाया इजाफा हुआ है। गैलेप रिपोर्ट के मुताबिक ये शरह एक साल में 24% से बढ़कर 46% तक जा पहुंची है, जबकि 61% कारोबारी इदारे मौजूदा हालात को अच्छा या बहुत अच्छा करार दे रहे हैं। सर्वे में महंगाई, तवानाई के अखराजात और लोड शेडिंग को सबसे बड़े मसाइल बताया गया है। इसके बावजूद कारोबारी एतमाद 2021 के बाद बुलंद तरीन सतह पर देखा गया है। मुआशी एतबार से इस तरह के सर्वे का आना खुशाइंद है, लेकिन दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि बिजनेस कम्युनिटी की कुछ ना कुछ तहफ़्फ़ुज़ात की खबरें हमारे सामने आती रहती हैं। अब पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने सुई नॉर्दर्न की जानिब से भिजवाए गए 75 बिलियन रुपए के बिल को मुस्तरद कर दिया है और फौरी नोटिस ना लेने पर सनतें बंद करने की धमकी दी गई है। इसकी रीज़न क्या है, क्या कंसर्न्स हैं इसको लेकर, और क्या इस वक्त चैलेंजेस कितने मुतफ़िक हैं ये जो अब मौजूदा सर्वे है। इसी पर बात करने के लिए ज़की एजाज साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं FPCCI को, वाइस प्रेसिडेंट हैं। थैंक यू सो मच ज़की साहब, आपने वक्त निकाला। ये कहिएगा कि अभी जो ख़ास तौर पर, सबसे पहले मैं ये जो सर्वे आया है इस पर आपका कमेंट लेना चाहूँगी। बिज़नेस सेक्टर का एतमाद बेहतर होना इसकी जो रिपोर्ट सामने आई है, वज़ीर आज़म भी इससे बड़े खुश हैं। आप इससे अग्री करते हैं इस रिपोर्ट से? आपको लगता है कि वाकई 2021 के बाद अगर हम बात करें तो अब कॉन्फिडेंस काफ़ी बेहतर हुआ है? जी आमना, बहुत शुक्रिया। देखिए, जो आप जिस सर्वे की बात कर रही हैं,
मैं समझता हूँ कि उसमें गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव है 2-3 सालों से केयरटेकर गवर्नमेंट से लेकर अब तक, जिसमें डॉलर के अंदर सस्टेनेबिलिटी, सितंबर 2023 में बात हो रही थी कि डॉलर जो है ये 350 से ब्लैक मार्केट ओपन मार्केट में हो गया था और 550 की खबरें थी और डिफॉल्ट की बात हो रही थी। तो उस वक्त जो हमारे गौहर एजाज साहब थे, उस वक्त के जो कॉमर्स मिनिस्टर थे, उनकी इंटरवेंशन से और विद द सपोर्ट ऑफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की सपोर्ट से उस वक्त जो अफगानिस्तान स्मगलिंग हो रही थी और डॉलर भी जा रहा था, उन्होंने उसके ऊपर एक्शन लिया और आज तक डॉलर जो है 278 के ऊपर तकरीबन स्टेबल खड़ा हुआ है। तो ये एक इनिशिएट था जिसकी वजह से डॉलर के अंदर एक सस्टेनेबिलिटी आई। इसी तरह जो इंटरेस्ट रेट था वो 22% से 11% हुआ, ये भी 2 सालों के अंदर हुआ, ये भी गवर्नमेंट की तरफ से ये इनिशिएट हुआ। इसी तरह जो बिजली की प्राइसेस है वो 55 रुपीज़ से 35 रुपीज़ हुई। लेकिन अब सवाल है कि क्या ये सारे जो इनिशिएटिव हुए हैं, जो गवर्नमेंट ने एक अच्छी डिसीजन ली है, क्या इससे इकॉनमी का जो पहिया है वो चला या नहीं चला, ये एक सवालिया निशान है। तो मैं यहाँ पर आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से रिक्वेस्ट करूँगा प्राइम मिनिस्टर साहब से और ख़ास तौर पे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब से कि वो जो दोनों लोग जिस तरह से पाकिस्तान की इस वक्त एडवोकेसी कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, जिस तरह कि हमने बुनियाद महसूस में इंडिया से जंग की थी और इसी तरह फील्ड मार्शल साहब की वजह से, उनकी एफर्ट की वजह से यूएसए से जो टैरिफ हमें मिला है 19%, क्या हम इससे कोई फ़ायदा ले सकेंगे, ये एक अगेन एक क्वेश्चन मार्क है। तो मेरा यहाँ पर आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट है, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब से रिक्वेस्ट है और बाकी इदारों के साथ रिक्वेस्ट है, फाइनेंस मिनिस्टर से, एनर्जी मिनिस्टर से, कि अगर बिजली की प्राइस 9 सेंट नहीं होगी, इंटरेस्ट रेट 6% नहीं होगा, जबकि हमारे जो रीजन में और जो हमारे जो कंपैरेटर है, फॉर एग्जांपल यूएसए के हवाले से इस वक्त टेक्सटाइल में हमारा वियतनाम, थाईलैंड और बांग्लादेश बड़ा कंपैरेटर है, वहाँ पर जो बिजली है वो 7 या 8 सेंट की मिल रही है, वहाँ जो इंटरेस्ट रेट है वो 6 या 7% पे है। तो क्या हमारी हमारी प्राइस कम्पिटिटिव होगी, क्या हम एक्सपोर्ट कर सकेंगे? नहीं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से, जो मॉनेटरी पॉलिसी 1 महीने के बाद आनी है उसका इंतज़ार ना किया जाए, IPPs के साथ जो भी अंडरस्टैंडिंग हो रही है उसको डिले ना किया जाए। हमें 9 सेंट बिजली चाहिए है और 6% इंटरेस्ट रेट चाहिए है। इसी तरह आपके सामने है कि अभी FBR की तरफ से एक जो टैक्स ऑर्डिनेंस आया 2025-26, उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी, उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने एड्रेस कर लिया गया उसको, तो एडिशनल पावर्स के हवाले से जो आप लोगों को कंसर्न्स से जी हमने उसको डिस्कस किया और अल्हम्दुलिल्लाह अगेन प्राइम मिनिस्टर साहब की इंटरवेंशन से, फील्ड मार्शल साहब की इंटरवेंशन से वो भी हल हुआ। लेकिन अभी ये मसला हल ही हुआ था कि लास्ट वीक फ्राइडे को SNGPL की तरफ से एक सरप्राइज मिला जो कि 2015 से लेके 2022 तक का था। इसमें उन्होंने कोई एरियाज डाल दिए हैं जो कि 75 बिलियन रुपीस के हैं और वो हमें बताए बगैर हमें सडनली जुलाई के जो बिल आए उसके अंदर वसूल हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि क्या हमारी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग अ बिजनेस है, क्या वो कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है? इस वक्त देखिए मेरी रिक्वेस्ट है अगेन प्राइम मिनिस्टर साहब से कि जो SNGPL का जो मामला है, जो 75 बिलियन जो उन्होंने 84 महीने का जो इफेक्ट है वो डाला है और अभी 2022 से लेकर 2025 जो है वो पेंडिंग है। तो मेरी रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर साहब से, सर इसके ऊपर फौरी एक्शन लें और इसको रिमूव करें, क्योंकि इस वक्त इंडस्ट्री के बहुत बुरे हालात है, 60% इंडस्ट्री इस वक्त बंद पड़ी हुई है। तो क्या अगर अब देखिए, लेकिन इस बिल के हवाले से मैं अंडरस्टैंड करना चाहूंगी और व्यूअर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये किस हवाले से जो आप बता रहे हैं 75 बिलियन, ये किस मद में ये आप कह रहे हैं कि सर हमें तो देखें SNGPL से जो बिल रिसीव हुए हैं उसके ऊपर कोई रीजन नहीं लिखी हुई। SNGPL कहता है कि ओगरा ने किया है, ओगरा कहता है हमें नहीं पता। अब पॉइंट ये है कि ओगरा का और SNGPL का कोई आपस में इशू है, लेकिन एज ए कंज्यूमर हमें कभी भी इन्फॉर्म नहीं किया गया कि आपको हम कोई रेट ऐसे दे रहेंगे जो कल को इंक्रीज भी हो सकते हैं। और ये कभी भी रेट्रोस्पेक्टिव जो कानून है उसके मुताबिक आप इतने साल पुराना जो है वो आप किसी से चार्जेस नहीं ले सकते।
तो ये एक तो कानून के खिलाफ है, और एक वैसे भी इस वक्त जो इंडस्ट्री के अंदर इस वक्त सख्त नहीं है कि इसको बर्दाश्त करे। सो हैव यू रेज्ड दिस इशू विद द गवर्नमेंट येट? अभी तक बात हुई है इस सिलसिले में, वहां से क्या मौक़िफ़ है? कल हमारी मुलाकात हुई एमडी SNGPL से। मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने एक रिलीफ हमें ये दिया कि जो करंट बिल है वो उन्होंने कहा कि हम आपको अलहदा से एक बिल बना देते हैं, उसको उन्होंने कहा जी आप अभी जो ड्यू डेट है उसको पे कर दें, और जो एरियाज है हम 22 अगस्त तक आपको टाइम दे रहे हैं। तो सर पॉइंट ये है कि 2016 में भी मसला हुआ था, उस वक्त स्टे ले लिया गया और आज तक वो स्टे अवेलेबल है। तो पॉइंट इज दिस कि मैं आपके एक सादा सी एग्जांपल दूंगा कि एक माली मकान था, उसने फैक्ट्री किराए पे दी हुई थी, वो किराएदार अब चला गया छोड़ के। अब उसका जो गैस का जो बिल की एडजस्टमेंट इन्होंने भेजी है कोई, वो बिल कौन पे करेगा, मालिक मकान या किराएदार? किराएदार तो चला गया छोड़ के, अब मालिक मकान उस लायबिलिटी को कैसे पे करे? एक छोटा सा सवाल है आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से। तो मेरा सर सवाल ये है कि हमने अपने अकाउंट्स क्लोज कर दिए हैं। हर साल पब्लिक लिमिटेड के, प्राइवेट लिमिटेड के, तमाम कंपनीज के हर साल अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं। तो 7 ईयर्स के जो एरियर्स है उसको हम कहाँ जाके पार करें, किससे जाकर वो एरियर्स लें? तो हम तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे। लास्टली आप लोगों की मुलाकातें फील्ड मार्शल के साथ भी हम देखते रहे हैं कि होती रही हैं और प्राइम मिनिस्टर के साथ भी होती रही हैं। अब आप समझते हैं कि अब आप लोग प्लान कर रहे हैं कि कोई एक मीटिंग इस हवाले से फिर दोबारा निकाले जाए, इसकी गुंजाइश निकल रही है? वहाँ पे पैगाम पहुँचाया गया और वहाँ से क्या रिस्पॉन्स है? आज ही हमारे प्रेसिडेंट आतिफ इकराम साहब ने लेटर लिखा है प्राइम मिनिस्टर साहब को और अदर स्टेक होल्डर्स को। उसमें हमने नेशनल कोऑर्डिनेटर SIFC को भी लिखा है, चीफ मिनिस्टर को भी लिखा है। देखें, ये पूरे पाकिस्तान के साथ ये बिल इंक्रीज नहीं हुए हैं। पंजाब और KP के जहाँ SNGPL स्टैंड करती है वहाँ पर ये बिल इंक्रीज हुए हैं। अब अगर मेरा कंपेटिटर कराची में बैठा हुआ है, वो उसकी प्राइस कम होगी और मेरी प्राइस ज़्यादा हो गई है, ठीक है, हाउ इट्स पॉसिबल? मैं कैसे कम्पीट करूँगा? तो पॉइंट इस दी कि पाकिस्तान में एक ही इंडस्ट्री होनी चाहिए, एक ही उसके रेट्स होने चाहिए। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये भी बात करूँगा कि जो हमारी नेचुरल गैस है, देखिए उसकी पहली प्रायोरिटी है कि वो डिपार्टमेंट जो है वो इंडस्ट्री को पहले प्रोवाइड करे, और जो RLNG है वो कंज्यूमर को, जो आम सारिफ है उसको प्रोवाइड करे। और इसी तरह जो क्रॉस सब्सिडीज दी गई हैं इंडस्ट्री के अंदर, आज भी गैस के हवाले से दी गई हैं, उसको भी वो भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि वो जो सब्सिडीज एक सेक्टर को दी हुई है तो दूसरा सेक्टर उसका बोझ पे कर रहा है। right. तो ये भी मेरी रिक्वेस्ट है कि ये इसको भी देखा जाए। और अगेन मेरी रिक्वेस्ट है आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से प्राइम मिनिस्टर साहब से कि सर बिजली का जो रेट है वो 9 सेंट कर दें, इंटरेस्ट रेट 6% कर दें। देखें IMF ये कहता है कि जो भी आपका CPI इंडेक्स है उससे 1-2% ज्यादा आप इंटरेस्ट रेट रखें। तो इस वक्त हमारा जो CPI इंडेक्स है मैक्सिमम जो है वो 4.5% है, तो आप 6.5 कर लें आप इंटरेस्ट रेट, तो 11% तो किसी भी तरीके से ये काबिल कबूल नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। आपके इस हवाले से कंसर्न्स हमारे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपने जो कंसर्न्स आगे अपनी जो डिमांड्स थी वो उजागर की हैं और वो रेज़ की हैं। हम देख रहे हैं कि वाकई इस वक्त एनर्जी प्राइसेस जिस तरह से रीजन में सबसे ज़्यादा पाई जा रही हैं, उसकी वजह से हमारा जो ये वाला सेक्टर है, बिजनेस सेक्टर, इनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और बारहा गवर्नमेंट से ये अपील भी की जा रही है कि इसको ज़रा कंसीडर किया जाए। आपका शुक्रिया अदा करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। आज यूथ डे है, इस हवाले से हम बात करेंगे। किसी भी मुल्क और कौम का कीमती असासा होती हैं यूथ। मुल्क की तरक्की में उनके किरदार को उजागर करने के लिए आज पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में नौजवानों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का आगाज़ UN ने 12 अगस्त 1999 में किया, जिसके बाद हर साल 12 अगस्त को मुख्तलिफ थीम के साथ मनाया जाता है। पाकिस्तान इस लिहाज से खुशकिस्मत तो है कि दुनिया में नौजवानों की आबादी के लिहाज से ये 5वें नंबर पर है। पाकिस्तान की तकरीबन 64% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। नौजवानों की बेहतरीन तालीम और तरबियत के ज़रिए मुल्क की तरक्की में तेज़ी तो लाई जा सकती है, लेकिन क्या इस हवाले से पाकिस्तान में ये तमाम जो मामलात हैं वो दुरुस्त समत में हैं? किस तरह से इस एसेट का इस्तेमाल किया जा रहा है और पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा है मिशन को लेकर? इसी पर बात करने के लिए हमाद रोहिला एनालिस्ट भी हैं और लीगल एक्सपर्ट भी हैं, वो आज हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच हमाद। 64% तो ओवरऑल मैं बात करी थी
30 जो हम बात करें 30 साल से कम उम्र, उसका अगर रेशो देखा जाए 68% बनता है। अब पाकिस्तान के पास इतना बड़ा सरमाया मौजूद है, क्या हम उसका दुरुस्त इस्तेमाल कर रहे हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज हैं यूथ के लिए इस मुल्क में? देखिए, मैं अपनी बात थोड़ा सा पहले पीछे से शुरू करना चाहूंगा आपकी इजाजत से। मैं पहले ये याद दिलाना चाहूंगा हमारी आवाम को कि ये जो सालाना दिन मनाए जाते हैं, इनका मकसद ये नहीं होता कि जिस दिन वो तारीख आई है उस दिन बैठ के 5-10 मिनट उस बारे में हम बात कर लें, या उस दिन हम कुछ लाइटें ज्यादा लगा दें या कुछ लाइटों को थोड़ी देर के लिए बंद कर दें। इसका मकसद ये होता है कि हम अपनी उस मौजूदा इस वक्त की मौजूदा सोच को, अपने रवैये को री-एनालाइज करें, री-एवैल्यूएट करें और अगर जरूरत है तो री-स्ट्रेटेजाइज कर सकें। इस दिन के ऊपर अगर हम बात करें जो इंटरनेशनल यूथ डे है, तो इसका मकसद ये है कि हम देख सकें, हम कोशिश करें कि हम जानें कि हमारी नौजवानों की क्या ट्रू पोटेंशियल है और आखिर क्या वजह है कि उनको वो अपनी ट्रू पोटेंशियल पे काम नहीं कर पा रहे, और कैसे आने वाले वक्त में उनके इश्यूज को रिजॉल्व किया जाएगा ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि वो अपनी मुकम्मल पोटेंशियल के ऊपर काम कर सकें। अब क्योंकि ये इंटरनेशनल यूथ डे है तो मैं बात को थोड़ा शुरू से ग्लोबल पर्सपेक्टिव पे करूंगा। अगर हम चाहते हैं कि हम आने वाले वक्त में किसी भी चीज को रिजॉल्व करें तो आज वहां उस दिन का मसला हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए। आज जिस दुनिया में हम रह रहे हैं वहां सबसे बड़ा मसला मेरे नजदीक तो ये है कि यहाँ कोई ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर कोलैप्स होता हमें दिखाई दे रहा है, कमजोर होता दिखाई दे रहा है। मैं फलस्तीन की बात यहाँ जरूर करना चाहूंगा। बहुत अरसे से वहां जंग जारी है, हर आने वाला दिन पिछले दिन से ज्यादा सख्त खबर लाता है। इसी तरीके से रशिया यूक्रेन की जंग हमने देख रहे हैं। अभी भी हमने देखा कि कैसे इसराइल ने जंग मुसल्लत की ईरान के ऊपर 12 दिनों के लिए। ऐसा ही तजर्बा भारतीय सरकार जो इसराइल की हुकूमत के हर कदम के ऊपर कदम रखती दिखाई देती है, उन्होंने भी करने की हमारे बारे में कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दिफा इतना भरपूर रहा कि उम्मीद से बढ़ के उनको जवाब मिला। तो इस वक्त जो थीम है इंटरनेशनल इस डे की, इंटरनेशनल यूथ डे की जो थीम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड बियॉन्ड, हमें समझना चाहिए कि डेवलपमेंट और डिस्ट्रक्शन साथ साथ नहीं हो सकती। अगर हम चाहते हैं कि दुनिया के नौजवान अपनी फुल पोटेंशियल पे काम करें तो हमें उन्हें एक पुरअमन माहौल देना पड़ेगा, हमें उन्हें एक पुरअमन दुनिया देनी पड़ेगी, क्योंकि जंगी माहौल में रहने वाला शख्स डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं कर रहा होता। उसकी जंग कोई और होती है, उसकी जंग तो सर्वाइवल की होती है, भूख और प्यास की होती है, सांस लेने की होती है। तो डेवलपमेंट की मंजिल तक अगर हम पहुंचना चाहते हैं तो उसका रास्ता अमन से होकर गुजरता है। हमें इस दुनिया के अमन के ऊपर पहले बात करनी चाहिए। अब मैं पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव पे जो आपने जिक्र किया कि हमारा 60% से ज्यादा 68% लोग 64% लोग 30 साल की आबादी से कम है, तो जहां बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि हमारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है, लेकिन जहां ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है वहां ये एक सेकंड टाइम बॉम्ब भी है। इसलिए आप पे और हम पे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि हम ज्यादा से ज्यादा इस बारे में सवाल करें, पूरा साल इस बात को डिस्कस किया जाए, इस बात के ऊपर पूछते रहा करें कि क्या जिस तरीके से बाकी पूरी दुनिया में आवाम को, नौजवानों को खास तौर के ऊपर यूटिलाइज किया जाता है, एंगेज किया जाता है, इन्वॉल्व किया जाता है, क्या हम अपने नौजवान को वैसे यूटिलाइज कर रहे हैं? और अगर नहीं कर रहे तो कहीं हम इस गोल्डन कैपिटल को वेस्ट तो नहीं कर रहे? मेरे नजदीक जो सबसे बड़ा इस वक्त नौजवानों का मसला है अरबाब इख्तियार के साथ, वो कनेक्शन का है। उनके दरमियान कोई कनेक्शन नहीं बन पा रहा। उसकी एक बड़ी वजह, और ये बात मैं कुछ सियासी पैराए में नहीं कर रहा, प्रोफेशनल वर्ल्ड पे भी कर रहा हूँ, प्रोफेशनल लेवल पे भी कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल लेवल पे भी कर रहा हूँ। उसकी बड़ी वजह तो एक ये है कि जो लोग नौजवानों की बात तो कर रहे होते हैं, लेकिन जो शख्स बात कर रहा होता है वो कई दिहाइयों पहले अपनी जवानी जी चुका होता है, और उसको बजिद होता है कि आज भी वो दुनिया को वही चश्मा लगाकर देखेगा जो उसने 35 साल पहले इस्तेमाल किया था। उसका नतीजा ये निकलता है कि बात तो नौजवानों की हो रही होती है, लेकिन नौजवानों को सिर्फ ऑडियंस की सीट के ऊपर बिठाया जाता है। उनसे सिर्फ इतनी तवक्को की जाती है कि वो थोड़ी देर बाद तालियां बजा दें या उनको नारे लगवाने का काम लिया जाए उनसे। हमारा नौजवान, आज का नौजवान पूरी दुनिया में आज का नौजवान पहले की निस्बत बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट हो चुका है, क्योंकि उसको जो टूल्स मुयस्सर आ चुके हैं, उसकी कॉम्पिटेंस लेवल बहुत आगे जा चुकी है। आज से 25 साल पहले 2000 में अगर आप चले जाए तो वहां उस वक्त का नौजवान आपको मुख्तलिफ नजर आएगा। मजीद 10 से 15 साल पीछे अगर आप जाएं तो उस जमाने के नौजवान को तो ये यकीन दिलाना भी मुश्किल हो जाएगा कि उस वक्त की साइंस फिक्शन हमारी आज की रियलिटी है। हम आज वो वक्त वाकई जी रहे हैं जो वो साइंस फिक्शन मूवीज में देखा करता था। तो वक्त की जरूरत इस वक्त ये है कि नौजवानों को ऑडियंस की सीट से उठाया जाए, उनको सेंटर स्टेज पे लाया जाए और उनको बोलने का, डायलॉग का हिस्सा बनाया जाए, बोलने का मौका दिया जाए। और ऐसा करने वाले ये भी जान लें कि वो ये करके कोई फेवर नौजवानों पे नहीं कर रहे होंगे, बल्कि वो अपने लिए एक बेहतर अमल कर रहे होंगे। अगर वो ऐसा करेंगे तो वो ज्यादा अर्से तक खुद को रेलेवेंट रख सकते हैं।
और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर कल को जब नौजवान को खुद उस टेबल पे आना पड़ेगा तो उसको मजबूरन आपको वहां से उठाना पड़ेगा। इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि इस दिन के ऊपर जितनी तवज्जो दी जानी चाहिए थी उतनी शायद नहीं दी गई। केनिया जैसे वो मुल्क ने इस दिन को एक हफ्ते में बदल दिया। उन्होंने इंटरनेशनल यूथ वीक का ऐलान किया है। यूएन का जो यूथ ऑफिस है उसने 6 हफ्ते का मोबिलाइजेशन कैंपेन इस सिलसिले में हमारे सामने लाई है। पाकिस्तान में रेड क्रेसेंट जैसे इदारे ने तो कहा है कि इसको यूथ वीक बनाया जाना चाहिए, लेकिन अगर हुकूमती सरपरस्ती मिल जाती, खासतौर पर ये जो 14 अगस्त हमारे सामने आ रहा है और हाल ही में हम एक कौम बनकर सामने आए हैं, तो इस जज्बे को बरकरार रखते, इसको कंटिन्यूटी देते हुए हमें चाहिए था कि हम नौजवानों के लिए किसी रोड मैप का ऐलान करते, हम उनको भी इन्वॉल्व करते। देखिए जैसे हम टेक की बात कर रहे हैं, टेक के पीछे जो मेन पावर है वो नौजवानों की है। उनका सबसे पहली जरूरत टेक्नोलॉजी के लिए इंटरनेट है। टेक्नोलॉजी के लिए ही क्या, टेक सिर्फ फ्रीलांसर के लिए ही क्या, मेरे जैसे लोगों के लिए इंटरनेट बहुत जरूरी है। हाल ही में मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता है कि इंटरनेट ना होने की वजह से बहुत सी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स खत्म हो जाती हैं। तो अगर बात की जाए हुकूमत से तो वो इंटरनेट प्रोवाइडर्स पे डाल देते हैं कि वहां पे गलती है, इंटरनेट प्रोवाइडर से पूछें वो हुकूमत पे डाल देती है। लेकिन साथ ही साथ वो डिजिटल नेशन बनने के ख्वाब भी देख रही है गवर्नमेंट। जी, गलती जिसकी भी है, जिम्मेदारी हुकूमत की है कि हमें ये सारी फैसिलिटीज मिले। और अगर आप ज्यादा आसानियां नहीं पैदा कर सकते ज्यादा, तो कम से कम रोड़े भी ना अटकाइए आवाम की और नौजवानों के रास्ते में, ताकि वो एक ग्लोबल सिटीजन की तरह रह सके, लोगों से कनेक्टेड रह सके। बिल्कुल ठीक। और इस सारी सिचुएशन में हम यही देखते हैं, जैसे आपने हुकूमत का जिक्र भी किया कि अनएम्प्लॉयमेंट अगर देखा जाए यूथ के हवाले से यहाँ पर 45% है एक सर्वे के मुताबिक। और ब्रेन ड्रेन की बातें तो बहुत होती हैं लेकिन इकदाम हमें दिखाई नहीं देते गवर्नमेंट लेवल पर। और आज के दिन भी हम जिस तरह से बात करें कि इस दिन पर बातें कर दी जाती हैं, वादे कर दिए जाते हैं, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन करना शायद ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ हमें दिखाई नहीं देती। थैंक यू सो मच हमाद रुहेला इस पर बात करने की। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।